हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले के टॉपिक में हमने प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियम को समझा था और उसमें हमने समतल दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन की परिघटना को समझा था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस निकल जाता है। ठीक है, अगर वह समांतर आपतित हुआ तो वह समांतर ही वापस जाएगा, समांतर क्रम में ही वापस जाता है। ठीक, इसमें केवल डायरेक्शन का चेंज होता है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि प्रकाश की किरण अभिसरित या अपसरित होती है। ठीक है, अभिसरित का मतलब होता है कि किसी एक जगह पर मिलना, प्रकाश की किरणों का किसी एक केंद्र पर मिलना, और अपसरित होने का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों का फैलना। ठीक है, तो अभिसरित तथा अपसरित की घटना को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये इसकी परिघटनाओं को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, गोलीय अर्थात एक गोला। ठीक है, और दर्पण तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जो कि एक खोखले गोले से बनाया गया हो। ठीक है, या जो कि एक खोखले गोले से बनता है। ठीक है, या खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जो कि एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण को किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण के लिए हम क्या करते हैं, एक गोला मान ले लेते हैं। माना कि आपके पास गोला है कोई, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु हम मान लेते हैं, ये इसका कोई सेंटर है सी। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है सी। अब ये कोई गोला है, तो इस गोले को अगर हम काटें, ठीक है, अगर मैं क्या करूं कि इसका एक पार्ट यहां से निकाल लूं, ठीक है, एक टुकड़ा यहां से निकाल लूं और एक टुकड़ा यहां से निकाल लेता हूं। ठीक है, किस प्रकार से, देखो, अगर माना ये वाला टुकड़ा है एक और एक ये वाला, ये पीले टुकड़े हैं। ठीक है, दो पीले टुकड़े, इन दोनों टुकड़ों को अगर मैं अलग निकाल लूं, ठीक है, तो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये इस तरीके से कर्व के रूप में बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दो टुकड़े प्राप्त होंगे मुझे, एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया, कर्व के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसको दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कांच का जो ये कर्व आपने निकाला है, वक्र पृष्ठ जो निकाला है, इसका वक्राकार भाग जो निकाला है इस कांच के गोले का, इस कांच के एक सरफेस पे हम क्या कर देते हैं, रजत धातु का लेप कर देते हैं। माना कि इसका ये बाहर वाला सरफेस है, माना इस वाले कर्व का ये बाहर वाला सरफेस है, इस तरीके से इस पे हम क्या कर देते हैं, यहां पर रजत धातु का लेप कर देते हैं। और उसके बाद इसमें आपको पता है कि क्या कर देते हैं, लाल पेंट कर देते हैं, इसको संक्षारण से बचाने के लिए। अगर हम इसके बाहर वाली सतह पर, कौन सी बाहर वाली सतह, ये उभरी हुई सतह पर पेंट कर दें, ठीक, तो इसका ये जो दूसरा पृष्ठ है, जो ये गहरा वाला पृष्ठ है, ये गहरा वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। बन जाएगा ना ये वाला पृष्ठ परावर्तक। ठीक है, तो ये वाला पृष्ठ क्या बन जाएगा, ये वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। और इस प्रकार से जो ये बना हुआ दर्पण है, इस दर्पण को कह देते हैं हम अवतल दर्पण। क्या कह देते हैं इसे, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण क्या होगा कि अवतल दर्पण किसी एक गोलीय कांच के या कांच के गोले से बना होता है और इसके एक कर्व्ड सरफेस, जो कि उभरी हुई सरफेस होती है, उस पर कलई की होती है, और गहरी सतह है जो धसी हुई सतह है, यह इसके लिए परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। उस दर्पण को कह देते हैं अवतल दर्पण। ठीक, इसके बाद अगर अब आप क्या कर दो कि ये जो कांच का गोला था, इसके अंदर वाली सतह पर अगर आप अब क्या कर दो कि इस तरीके से इसको अब आप रजत धातु का लेप कर दो, इस पे, इस वाली सतह पे आप रजत धातु का लेप कर दो। ठीक, ये गहरी वाली सतह पे आप रजत धातु का लेप कर दोगे तो ये जो उभरी हुई सतह है, यह उभरी हुई सतह क्या बन जाएगी, इस दर्पण के लिए परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी। तो जिस गोलीय दर्पण में उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ होती है, वह दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण कहलाता है ये दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, इतना समझ में आया आपके।
अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक, अगर इसका आप एक उदाहरण लेना चाहें व्यवहारिक जीवन में, तो आपने देखा होगा आपके घरों में अगर जो चम्मच है, अगर वो स्टील की चम्मच है, ठीक है, इस प्रकार से अगर ये चम्मच है, तो इस चम्मच की जो गहरी वाली सतह है यह अवतल दर्पण की भांति कार्य करती है, और जो ये उभरी हुई सतह है, यह उभरी हुई सतह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में बांट दिया, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, किस तरीके से इसका निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं हम इसी में। अगला बिंदु क्या है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या, ध्रुव तथा मुख्य अक्ष, कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव तथा मुख्य अक्ष क्या होता है, इनकी परिभाषा को आप किस प्रकार से देंगे। गोलीय दर्पण कौन कौन से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए हम वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव और मुख्य अक्ष को परिभाषित करना सीखेंगे कि क्या क्या ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो फिर से वही बता देता हूं कि ये माना कोई कांच का गोला है जिसका केंद्र बिंदु ये सी है। ठीक, इससे आप क्या कर दें कि दो टुकड़े निकाल लें अगर इसमें से अलग। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपने एक भाग ये निकाला इससे, इस गोले से, और एक दूसरा भाग इस प्रकार से निकाला, तो अब जिस गोले से आपने ये दो भाग निकाले थे, माना कि इसकी ये वाली सतह पर मैंने क्या कर दी, कलई कर दी, तो आपको पता है ये दर्पण कौन सा हो जाएगा। अगर इसके उभरे हुए भाग पर हम कलई कर दें तो ये वाला दर्पण बन जाएगा अवतल, और अगर इसके गहरे वाले भाग पर हम क्या कर दें, कलई कर दें, तो ये दर्पण कौन सा दर्पण बन जाएगा, जिसमें उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ होती है, वो दर्पण बन जाएगा उत्तल दर्पण, बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, अब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों के लिए वक्रता केंद्र क्या होगा, तो समझना आप यहां पे वक्रता केंद्र क्या होगा, जिस गोले के ये दोनों भाग थे उस गोले का जो केंद्र रहा होगा, ये केंद्र था ना। ठीक है, ये इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अर्थात जिस गोले का ये भाग रहे होंगे तो उसका जो केंद्र रहा होगा वह उसके लिए वक्रता केंद्र हो जाएगी, इस प्रकार से सी। ठीक है, इसे हम वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, इसके बाद अब समझते हैं हम कि ध्रुव क्या होगा। ध्रुव देखो, जो ये कर्व्ड सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस है, इस वक्राकार पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, ये परावर्तक जो पृष्ठ है, इसका वक्राकार जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे हम ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण की बात करें चाहे इस दर्पण की बात करें। ठीक है, ये वाला उत्तल दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु अगर ये है माना तो ये ध्रुव होगा, इसे हम कह देंगे पोल। ठीक है, जिसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आती है बारी कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या को हम दो परिभाषा दे सकते हैं। पहला कि जिस गोले से काटकर ये बनाए गए थे दोनों दर्पण, उसकी जो त्रिज्या रही होगी वह वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, या हम कह देंगे कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से, क्या बोला मैंने, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद समझते हैं हम कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष हम किसे कहेंगे कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, इस तरीके से अगर आप एक सीधी रेखा खींच दें तो ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। इस तरीके से अगर आप सीधी रेखा खींच दें ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, ठीक है, या होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब इसके बाद हम इन दोनों दर्पणों के लिए एक अलग बिंदु को समझते हैं कि फोकस बिंदु क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी क्या होती है। माना
आपके पास कोई अवतल दर्पण इस प्रकार से है, ठीक है, ये सपोज दैट इसका वक्रता केंद्र है C, ठीक है, मान लिया मैंने कि इसकी वक्रता केंद्र है C। तो फोकस बिंदु क्या होता है उसे हम परिभाषित करते हैं सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण की। माना कोई प्रकाश किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष कौन सा है? ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, समांतर प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। तो ये जब इस प्रकार से गमन करती है तो तब गमन करने के बाद यह इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, और जब यह इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराएंगी तो टकराने के पश्चात यह जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक, क्या बोला मैंने? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हम परिभाषा देंगे फोकस बिंदु की। तो फोकस बिंदु क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और इस फोकस बिंदु तथा ध्रुव, ये ध्रुव है माना, ठीक है, इस फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को कह देते हैं हम फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला? ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब आप देख रहे होंगे यह दर्पण क्या कर रहा है, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। तो केंद्रित करने का जो ये गुण है, प्रकाश की किरणों को समेटने का जो ये गुण है, ये गुण कहलाता है अभिसारित, ठीक है। तो इस प्रकार से इस जो दर्पण है, इस दर्पण का नाम कह देते हैं हम अभिसारी दर्पण भी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? अभिसारी दर्पण, ठीक। अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो ये प्रकाश की किरण वास्तव में मिल रही है ना इस फोकस बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात वास्तव में इसी बिंदु पर मिल रही हैं। तो इसलिए जो ये फोकस बिंदु होगा, यह फोकस बिंदु कहलाएगा वास्तविक फोकस बिंदु। तो मैं कहूंगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस बिंदु होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए कि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी से क्या मतलब है, ठीक है। तो माना कि आपके पास कोई उत्तल दर्पण इस प्रकार से है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का कर्व सरफेस इस तरीके से है, गहरी सतह जिस तरफ होगी उधर ही की तरफ तो आपके पास क्या होगा? तो वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो इसके लिए समझते हैं, इसके लिए फोकस बिंदु को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए हम कह देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं कोई प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें जा रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब जब ये जाएंगी तो इस सतह से क्या होंगी? टकराएंगी, ठीक है। तो टकराने के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्रकाश की किरणें इस सरफेस पे टकराई और टकराने के पश्चात इस तरीके से निकल गई। और अगर हम इन दोनों या ये चार मैंने प्रकाश की किरणें ली हैं, इन्हें अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगी कि यह किसी एक बिंदु से होकर आ रही है। माना ये इस बिंदु से होकर आ रही है, ठीक है। तो जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। वास्तव में आ नहीं रही है, लग रहा है हमें कि वहां से आ रही हैं, ठीक है, आभास हो रहा है उसका। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु आभासी फोकस बिंदु भी कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? आभासी फोकस बिंदु। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात फैल गई। तो ये फैलने का जो ये गुण है ना, ये गुण है अपसारी प्रकृति इसकी। तो इसीलिए हम इसे कह देते हैं, किसे? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं,
क्या कहते हैं इसे? अपसारी दर्पण। इतना समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, इसके बाद अगला बिंदु है कि फोकस दूरी क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने इससे पहले अवतल दर्पण के लिए पढ़ा, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को भी हम उसी प्रकार परिभाषित करेंगे। तो उत्तल दर्पण का माना ये क्या है? ध्रुव है। तो इस ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी जो होगी उसे हम कह देते हैं फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? फोकस दूरी को कर देते हैं स्मॉल f से और फोकस बिंदु को कैपिटल F से। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।